नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सबका स्वागत है। पहला कदम में हर हफ्ते हम आपसे बचत और निवेश पर बातचीत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके जहन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब देते हैं और अगर आपके पास भी अपने निवेश को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें जरूर लिखें। सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर जाकर लिखें या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं, पहलाकदम.in पर अपना मैसेज छोड़ दें। पहला कदम के पिछले कई एपिसोड्स में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स कामकाज करते हैं और अलग अलग तरह के फंड्स की भी हमने बात की और आज के एपिसोड में हम आपके लिए खास मुद्दा लेकर आ रहे हैं। इन म्यूचुअल फंड्स पर जो आप निवेश करते हैं, निवेश पर जो कमाई करते हैं, उस पर किस तरह के टैक्स लगते हैं, किन दरों से लगते हैं और टैक्स के एंगल को किस तरह से आपको ध्यान में रखना चाहिए और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर टैक्स के क्या क्या फायदे आप उठा सकते हैं, यह हमारा आज का खास मुद्दा है और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नव पांड्या भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अर्नव, स्वागत है आपका। म्यूचुअल फंड्स में तो हमारे सारे दर्शक अब बड़े एक्सपर्ट हो गए। इतने एपिसोड्स देखने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि फंड्स कैसे काम करते हैं, लेकिन टैक्स ऐसा मामला है जिसे समझना इतना आसान काम नहीं। इसीलिए आज हमने इस मुद्दे को चुना है कि म्यूचुअल फंड पर किस तरह के टैक्स लगते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो लोगों को यह समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड से जिस तरह की कमाई होती है उन पर टैक्स कैसे लगता है। जो दो तरह की कमाई होती है, चाहे वो डिविडेंड की हो चाहे फिर इनकम की। जैसे आपने बताया दो तरह की कमाई होती है। डिविडेंड यानी कि ये वो हिस्सा है जो म्यूचुअल फंड आपको एक पे आउट के जरिए देता है। अब देखिए कि डिविडेंड में जब एक निवेशक कोई म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं डिविडेंड में भी, यानी कि या तो डिविडेंड का पे आउट ले लें या डिविडेंड को री इन्वेस्ट करें। लेकिन टैक्स के हिसाब से अगर आपने ये डिविडेंड के कोई भी ऑप्शन चुने हैं तो आपका ऐसा माना जाएगा कि आपको डिविडेंड मिला है, यानी कि ये डिविडेंड पहली प्रकार की कमाई है जो म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आपको देता है आपकी होल्डिंग के जरिए। दूसरी कमाई है कैपिटल गेन्स, यानी कि जिस भाव पे आपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स खरीदे हैं और जिस भाव में आपने बेचे हैं उसका जो डिफरेंस आता है उसे कैपिटल गेन्स कहते हैं। और ये कैपिटल गेन्स एक अलग तरीके से टैक्स किया जाता है क्योंकि उसकी दरें अलग होती है। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, या तो आपको डिविडेंड या कैपिटल गेन्स होगा या इन मेनी केसेस दोनों प्रकार के कमाई आपको हो सकती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, या तो आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं या फिर ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होगा, आपको डिविडेंड नहीं आएगा, आपकी यूनिट्स की वैल्यू, जिस प्राइस पर आपने म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी, जिस एनएवी पर खरीदी है, वो एनएवी बढ़ती या घटती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें आपको जो फायदा होगा उसे कहेंगे कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन्स। अब वो कैपिटल गेन्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। लेकिन डिविडेंड की कमाई तब होती है जब आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं। अब उस डिविडेंड ऑप्शन को चाहे तो आप डिविडेंड को अपने खाते में ले लें, आप अपने बैंक अकाउंट में ले लें, या फिर म्यूचुअल फंड को बोल दें मुझे डिविडेंड की कमाई तो दे दीजिए लेकिन साथ ही साथ इसे फिर से इन्वेस्ट भी कर दीजिए। उसे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहते हैं। और चाहे किसी भी तरह का फंड आपके पास हो, लिक्विड फंड से लेकर शॉर्ट टर्म फंड, बॉन्ड फंड, गिल्ट फंड, डेट फंड्स कोई भी हो, या फिर दूसरी तरफ किसी भी तरह का सेक्टोरल फंड, बैलेंस फंड, एमआईपी, लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड फंड, हर तरह के इक्विटी या डेट फंड, दोनों में आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, डिविडेंड ऑप्शन भी और साथ ही साथ आपको ग्रोथ ऑप्शन भी। तो जब आप पैसा लगा रहे हैं तो टैक्स के एंगल से आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो चुनना बेहद जरूरी है। अब कौन सा सही रहेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी टैक्स रेट क्या है, आप किस दर पर टैक्स भर रहे हैं। कुछ लोगों की इनकम टैक्स लिमिट से नीचे हो सकती है और कुछ लोगों की इनकम ऐसी होगी जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब के वाले होंगे, 30% से ज्यादा के। तो वो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह के लोगों को कौन सा फंड, कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले डिविडेंड की बात करें। एक आम धारणा यह है कि डिविडेंड से जो भी कमाई होगी टैक्स फ्री होगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। और देखिए, पहले डिविडेंड और कैपिटल गेन्स के संबंध में पहले हम एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में आपका फंड इक्विटी फंड है या डेट फंड है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो बदल जाएगा। अब देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया हुआ है कि किसे इक्विटी फंड कहते हैं और किसे डेट फंड। तो इसमें नॉर्मल हम समझते हैं वैसा नहीं है। इक्विटी फंड वो होता है जिसका एवरेज पोर्टफोलियो
एवरेज इक्विटीज में 65% और मोर पूरा साल में हो तो उसे इक्विटी फंड कहते हैं। यानी कि अगर इक्विटीज, और वो भी इंडियन कंपनीज की इक्विटीज, इस फिगर से ज्यादा है तो उसे इक्विटी फंड कहते हैं और उसका क्लासिफिकेशन, यानी कि 60% से ज्यादा पैसा अगर आपने इक्विटी में लगा रखा है और वो बैलेंस फंड की कैटेगरी में है तब भी वो इक्विटी फंड माना जाएगा। हाँ, क्योंकि भारत में क्या होता है कि बैलेंस्ड फंड भी एवरेज अपना पोर्टफोलियो 70% इक्विटी में रख लेते हैं। तो बैलेंस्ड फंड्स और सभी प्रकार के इक्विटी फंड्स इक्विटी के हिसाब से क्लासिफाई हो गए टैक्स पर्पस के लिए। अब जो फंड इक्विटी फंड नहीं है वो डेट फंड में चला जाएगा, यानी कि वो एक, उन सबके लिए एक ही टैक्स स्लैब हो जाएगी, एक ही स्लैब हो जाएगी। यानी कि वो मंथली इनकम प्लान हो या कोई डेट फंड हो या कोई भी और फंड हो, फंड ऑफ फंड्स हो, वो सभी डेट कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये समझना जरूरी है। अब एक बार आपको पता है कि कौन से फंड इक्विटी है और कौन से फंड डेट है, फिर हम उसके इम्प्लीकेशन के पर आते हैं। बिल्कुल। तो साफ तौर पर पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर आपने इक्विटी फंड में पैसा लगाया तो आपका टैक्स इम्प्लीकेशन अलग होगा। हम डिविडेंड की बात कर रहे थे। डिविडेंड को आमतौर पर माना जाता है कि ये टैक्स फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल टैक्स फ्री है, लेकिन डिविडेंड भी आप दोनों तरह के फंड्स में अलग अलग होता है। समझिए, आपने इक्विटी फंड से कोई भी डिविडेंड लिया है तो वो आपके लिए टैक्स फ्री है, जीरो टैक्स। वैसे ही अगर आपने किसी डेट फंड से आपने डिविडेंड लिया तो भी आपके लिए टैक्स फ्री है, लेकिन डेट फंड से जो डिविडेंड आपको आ रहा है वो आपके लिए भले टैक्स फ्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी टैक्स नहीं लग रहा है। इक्विटी में तो डिविडेंड पूरी तरह से 100% टैक्स फ्री है, तो वहां तो आराम है आपको। लेकिन डिविडेंड जो डेट फंड में आ रहा है, भले ही आपको टैक्स ना देना पड़े, लेकिन फंड को एक टैक्स देना पड़ता है और उसे कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले फंड काटता है जब डिविडेंड देता है, और उसके बाद जो नेट कमाई बचती है वो आप में डिविडेंड के तौर पर बांटी जाती है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आप ही की जेब में से वो पैसा निकल रहा है। हाँ, वही कहते हैं कि आप नहीं भर रहे डिविडेंड, लेकिन आपके बिहाफ पे फंड भर रहा है, आपके बिहाफ पे फंड भर रहा है। तो ये जो आपका जो एनएवी है उसमें एडजस्ट हो जाता है, यानी कि इन इफेक्ट तो आप ही भर रहे हो। तो देखिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में एक सिंपल लॉजिक है कि इक्विटी फंड्स पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से अगर आप डिविडेंड ले रहे हो तो कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं, टैक्स फ्री, और कोई इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी नहीं, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता ही नहीं है। अब आते हैं डेट फंड्स पे। डेट फंड्स में जब आप डिविडेंड रिसीव करते हो तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, फंड को देना पड़ता है। हाँ, फंड आपके बिहाफ पे देती है, तो आपको एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट आ जाता है, और वो होता है 28%। हाँ, अमूमन। हाँ, क्योंकि उसमें क्या बेसिक रेट है, प्लस चार्ज और सब मिला के हम मोटा मोटी ये मानते हैं कि 28% के आसपास की आपकी कॉस्ट आ जाती है अगर आप फिक्स इनकम वाले डेट फंड में से डिविडेंड ले रहे हैं। तो अब एक आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं, 30% से ज्यादा की टैक्स स्लैब में है, और जब 30% की आपकी टैक्स स्लैब है और उसके बाद आप 3-1% के आसपास की कॉस्ट सरचार्ज वगैरह की सेस की मान लें, यानी कि एक तरह से आपकी 33% टैक्स लायबिलिटी हो गई, उसके सामने 28% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट कर आ रहा है। तो अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब वाले इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको डिविडेंड ऑप्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्लैब 20% वाली है इनकम टैक्स और आपको 28% से कम इफेक्टिवली टैक्स आ रहा है, तो फिर आपको डिविडेंड ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। फिर आपको फिक्स इनकम फंड्स में आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए ताकि टैक्स में आपकी वहां बचत हो पाए। तो डिविडेंड का जो ऑप्शन है या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना चाहिए, खासतौर से डेट म्यूचुअल फंड में जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब में, राइट अर्नब। ये लेकिन हाँ, तो सही है पूरा एनालिसिस। इसीलिए हम ऐसे कहते हैं कि 10 और 20% वाले लोग यूजुअली डिविडेंड ऑप्शन न ले, क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन ले लें। हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं है, फिर भी उनका जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली। लेकिन ये तो डिविडेंड की बात हुई जो हमने बता दी कि भाई चलिए डिविडेंड आपको इक्विटी में तो लगता नहीं है, डेट में लगता है तो 28% टैक्स कट कर आता है, तो एक तरह से आप सरकार को 28% दे ही रहे हैं, तो उससे कम टैक्स है तो फिर क्यों देना। अब बात आई कैपिटल गेन्स की। अब कैपिटल गेन्स भी दोनों ही तरह के होते हैं और डेफिनेशन भी दोनों ही तरह के फंड में, डेट में और इक्विटी में कैपिटल गेन्स की अलग अलग है। तो पहले शॉर्ट टर्म की बात करें। हाँ, पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। अब देखिए, शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं। इक्विटी फंड में अगर आपका होल्डिंग 12 महीने से कम हो तो वो शॉर्ट टर्म कहलाता है, राइट। लेकिन डेट फंड में अगर आपका होल्डिंग 3 साल से कम हो तो उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये कि 1 साल या 3 साल के पहले अगर आपने कोई भी यूनिट्स बेचे और उसमें कोई भी गेन हुआ, यानी कि
आपका सेल प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहा तो ये एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा। अब एक बार फिर ये इम्प्लीकेशन भी अलग होते हैं। इक्विटी फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का एक अलग सा रेट है। बिल्कुल, वो रेट्स दोनों में ही अलग अलग लगेंगे, डेट फंड में अलग होगा, इक्विटी में अलग होगा। और बेहद इंटरेस्टिंग भी है समझना कि किस तरह से कैपिटल गेन की रेट्स लगती है, किस तरह से कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, अगर आपको नुकसान हो जाए तो क्या उसे सेट ऑफ किया जा सकता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताने वाला हूं। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि आपके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है। अगर आपने इक्विटी फंड में पैसा लगाया और 1 साल के पहले आप मुनाफा वसूल कर लेते हैं या लॉस भी करते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म माना जाएगा। यानी कि इक्विटी साल में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए कम से कम 1 साल उस शेयर में या उस फंड में बने रहना जरूरी है, पहली बात। अगर आप डेट में लगा रहे हैं, फिक्स इनकम में लगा रहे हैं, तो फिर आपके लिए कम से कम 3 साल बने रहना जरूरी है। तो 3 साल के बाद अगर आप पैसा निकालेंगे और उस पर कोई भी फायदा या नुकसान होगा तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा। 3 साल के भीतर अगर आप किसी भी डेट फंड में से पैसा निकालेंगे तो उसे शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो दोनों ही तरह के एसेट्स में, डेट वाली एसेट्स और इक्विटी वाली एसेट्स में लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म की परिभाषा अलग है, ये ध्यान रखें। ये तो हमने बता दिया। अब इन पर टैक्स कितना लगता है और उस टैक्स का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जो भी कमाई हो टैक्स तो उस पर देना जरूरी होता है, लेकिन टैक्स की प्रॉपर प्लानिंग अगर आप कर ले तो फिर टैक्स की आपकी जो लायबिलिटी है उसे कम किया जा सकता है और सिस्टमेटिक किया जा सकता है। यही हमारा आज का खास मुद्दा है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो किस तरह से टैक्स आपको लगता है। और ब्रेक के पहले हमने आपको बताया कि टैक्स 2 तरह की कमाई पर लगता है, एक डिविडेंड और दूसरा कैपिटल गेन्स। जैसा हमने बताया डिविडेंड, इक्विटी फंड्स में डिविडेंड टैक्स 0 है, लेकिन डेट फंड में भी आपको जो डिविडेंड मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन फंड को उस पर लगभग 28% का टैक्स काट कर आपको देना होता है। तो एक बात गांठ में बांध दीजिए, वो ये कि अगर आपकी इनकम टैक्स की स्लैब हाईएस्ट वाली नहीं है, 30% वाली नहीं है, तो आपको फिक्स इनकम फंड में आपको डिविडेंड ऑप्शन नहीं लेना है, आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना है। और इक्विटी में आपकी जैसी मर्जी है, डिविडेंड लेना चाहें डिविडेंड लें, ग्रोथ लेना चाहें ग्रोथ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है टैक्स की दरों में। टैक्स की दरों में भी फर्क इस बात को लेकर पड़ता है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं या लॉन्ग टर्म कमा रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की परिभाषा भी अलग अलग होती है। इक्विटी फंड्स में अगर आपने 1 साल या इससे ज्यादा पैसा रखा, निवेश रखा, तो लॉन्ग टर्म है। वहीं डेट फंड में आपको ये मिनिमम 3 साल तक रखना होता है, 3 साल के बाद ये लॉन्ग टर्म होता है। अब बात करते हैं हम किस तरह से इन पर अलग अलग टैक्स लगेंगे। शुरुआत इक्विटी फंड से करते हैं और इक्विटी फंड में भी अर्नब शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि किसी ने 1 साल के भीतर प्रॉफिट या लॉस बुक कर दिया तो उस पर टैक्स की दरें अलग होगी इक्विटी फंड्स में। देखिए इक्विटी फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए एक अलग सा रेट है और वो 15% है, यानी कि इसको आपके नॉर्मल इनकम से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप कमाते हैं उस पे एक स्पेसिफिक अलग सा कैलकुलेशन करके जो भी गेन है सीधा 15% भर दीजिए, बात खत्म। सीधा अगर आपने पैसा बनाया है, आज लगाया है, 4 दिन बाद ही मुनाफा हो गया, निकाल लिया, सिंपल जितना पैसा बनाया 15% भर दीजिए। 9 महीने में कर दिया, 11 महीने में कर दिया, वो कब भर दीजिए। लेकिन 1 साल के बाद अगर आपने 1 साल के लिए रख लिया तो फिर आपका जो पूरा का पूरा कैपिटल गेन्स है उस पर 0% रेट है, यानी कि आपके लिए टैक्स फ्री हो जाता है। यानी कि समझदारी यही है कि आप बने तो अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 साल से ज्यादा रखिए, क्योंकि अगर उसमें गेन हुआ है तो आपको कोई टैक्स भरना नहीं पड़ता। और एक और इंटरेस्टिंग बात है जो आपने कहा ना, समझदारी की बात है कि 1 साल के लिए मिनिमम रखे। ना मैं एक चीज और देख रहा था, समझदारी की बात एक और भी है। जब सरकार आपको सिर्फ 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा रही है, जो दूसरी दरों से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम दिखेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सरकार ये चाहती है कि आप निवेश के तौर पर इक्विटी को जरूर देखें, इक्विटी फंड्स को जरूर देखें। भले ही आपने शॉर्ट टर्म में पैसा निकाल भी लिया तब भी आपके लिए दर कम है, 15% है। और लॉन्ग टर्म, और 1 साल कौन सा बड़ा लंबा लॉन्ग टर्म होता है, एक साल तो ऐसे ही निकल जाता है। 2015 से 2016 कैसे आ गया पता नहीं चला। तो 1 साल तो ऐसे ही बात करते करते निकल जाता है, और उसमें अगर आपने प्रॉफिट बना लिया तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा 0। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। और ये भी देखिए
कि ओवरऑल बेसिस पर अगर आपके पास इक्विटी फंड है, डिविडेंड लिया जीरो टैक्स, कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं, यानी कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जीरो है, और एक साल से ज्यादा रख लिया फिर भी जीरो टैक्स, यानी कि इतना सारा टैक्स फ्री इनकम सरकार भी आपको दे रही है। तो उसमें आपको इसका यूज तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके ही फायदे में है। बिल्कुल, हर तरह से अगर टैक्स जीरो है इसका मतलब आप कुछ तो इशारा समझिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन फिक्स इनकम फंड्स में या डेट फंड्स में नहीं है, वहां पर शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में टैक्स की दरें अलग अलग है और टैक्स देना भी पड़ता है। देखिए, अगर पहले तो डेट फंड्स में क्या होता है कि अगर आपने 3 साल से पहले बेच लिया यूनिट्स तो शॉर्ट टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, यानी कि पीरियड भी लंबा। दूसरी बात है कि शॉर्ट टर्म में नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि वो उसके लिए कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है। जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है वो आपके सीधे इनकम में जोड़ा जाता है, यानी कि अगर आप 30% ब्रैकेट में है तो आपका रेट शॉर्ट टर्म का 30% हो गया, अगर आप 20% में है तो 20% हो गया। इसीलिए कि कोई भी निवेशक हो तो उसके लिए कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, पर वो जिस टैक्स स्लैब में गिरते हैं उस टैक्स स्लैब का रेट उन पे लागू हो जाता है। तो ये रही शॉर्ट टर्म की बात। पर अगर आपने लॉन्ग टर्म कर दिया तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स डेट फंड पे 20% का रेट है और ऊपर से उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। तो थोड़ा फायदा है शॉर्ट टर्म के मुकाबले में, खासतौर से उन लोगों को जिनकी हाईएस्ट टैक्स स्लैब है, जो 30% की दर से टैक्स भरते हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म में अगर आपने फिक्स इनकम फंड्स में, डेट फंड्स में पैसा बनाया है तो टैक्स सिर्फ 20% लगेगा और 20% में भी थोड़ा कम हो जाएगा। जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है ना, इन्फ्लेशन की वजह से आपको कैलकुलेशन करके ये मिलता है कि अगर 3 साल पहले आपके 100 रुपए आपने निवेश किए तो उसकी वैल्यू आज कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो 3 साल का बेनिफिट मिलता है। तो आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट है 20% से काफी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करिए इक्विटी के मुकाबले में, तो डेट में एक तो आपको टैक्स देना है और शॉर्ट टर्म में जो इक्विटी में सिर्फ 15% टैक्स लगता है, डेट में लॉन्ग टर्म भी उससे ज्यादा ही लगेगा। तो रियायत है थोड़ी आपको, लेकिन टैक्स तो भरना पड़ेगा। लेकिन डेट फंड में एक और चीज है, जब आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मान लीजिए कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपका 8-9% हो गया, राइट। लेकिन उसमें से जब आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स गिनते हैं और इस प्रकार के लो इन्फ्लेशन के माहौल में भी कॉस्ट इन्फ्लेशन एवरेज 5% तो बढ़ता ही है। तो इसमें से यानी कि आपका आधा से ज्यादा जो रिटर्न है उसको भी टैक्स फ्री बना देता है कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो मोटा मोटी ये मान के चलना चाहिए कि अगर आपने 20% का टैक्स देना है तो 20% की बजाय 10% के आसपास की आपकी टैक्स स्लैब आएगी, ये समझना चाहिए। इफेक्टिव टैक्स रेट अंदाज से आपको लॉन्ग टर्म अगर गेन्स मिले, इक्विटी में जीरो है और डेट में 3 साल से ज्यादा में आपने रखा पैसा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आया, तो आपको लगेगा 20% टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ, इफेक्टिवली 10% के आसपास पड़ जाता है। ये समझकर चलें, आपकी समझिए आपने 12% के आसपास का रिटर्न सोचा तो आपके इफेक्टिव रिटर्न 10.5-11% के आसपास बैठेगा। ये हमने बात की इक्विटी और डेट दोनों फंड में लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म की। लेकिन अब हर बार जरूरी तो ये नहीं है अर्नब की पैसा बने ही, नुकसान भी होता है। खासतौर से जब हम बार बार ये कहते हैं कि इक्विटी में नुकसान हो सकता है, बड़ी रिस्की एसेट्स हैं, डेट में नुकसान होना हो एक अलग बात है। लेकिन अब इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं कि अगर आपने नुकसान कर दिया तो कहीं नुकसान कहीं फायदा, कहां उस नुकसान को आप सेट ऑफ कर सकते हैं, ये भी समझना जरूरी है। फर्ज करें किसी ने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किया है इक्विटी में, यानी कि 1 साल के पहले ही शेयर बेच दिए या फंड बेच दिए और उसमें नुकसान लगा, तो उसके सेट ऑफ करने का तरीका क्या होगा? देखिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कर दिया तो उसका आपको पहला सेट ऑफ एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के सामने मिलेगा, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेरा कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है और क्या शॉर्ट टर्म लॉस है। तो लॉस के सामने आप गेन सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि जो नेट फिगर आता है उस पे ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और एक और बात, शेयर के सामने शेयर का ही होगा ये। हाँ। ऐसा नहीं कि आपको एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहीं प्रॉपर्टी से मिल रहा हो, किसी और एसेट से आ रहा हो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्स की जो स्लैब है वो कम है। क्योंकि आप जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% ही टैक्स देते हैं इक्विटी में, तो आपको जो सेट ऑफ मिलेगा वो भी इक्विटी के सामने ही मिलेगा। और ये शॉर्ट टर्म की तो बात हो गई, राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म में ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्योंकि आपका कैपिटल गेन टैक्स फ्री है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कहीं पर भी सेट ऑफ नहीं कर सकते।
तो अगर 1 साल के बाद इक्विटी में आपको कोई लॉस होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो वो लॉस का कोई काम नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म लॉस हुआ तो आपको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये बात बहुत लोगों को बहुत जरूरी समझने की है, क्योंकि कई बार क्या होता है अर्नब कि आप 1-2 साल से फंड लेकर बैठे हैं, आपको लगता है फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, एनएवी नीचे है, लोग समझते बेच कर निकल जाए, बेच दिया, लॉस हो गया। अब वो जो लॉस हो गया, आप ये सोचे कि आगे चल के कभी मुझे गेन होगा, शॉर्ट टर्म गेन के सामने तो लॉन्ग टर्म का कभी एडजस्ट होता नहीं है। लॉन्ग टर्म के सामने आप लॉन्ग टर्म की सोचोगे तो सोच के फायदा क्या? लॉन्ग टर्म में तो वैसे ही जीरो टैक्स है, जब उसमें जीरो टैक्स है तो एडजस्ट करके क्या होना है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर एक बार आपने बुक कर लिया तो उस पर किसी तरह का कोई सेट ऑफ नहीं होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर आपने किया तो आगे चलते हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ जरूर कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए 1 साल पूरा होने को आए उसके पहले आपको पोर्टफोलियो तो रिव्यू करना चाहिए। हाँ। क्योंकि आपको अगर लगे कि मेरे कोई फंड्स है जिसमें आगे चलते हुए भी अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में मेरे लॉस रिकवर नहीं होने हैं, तो एक बार उसे बेचकर लॉस बुक करना जरूरी है, क्योंकि आप उसे सेट ऑफ कर सकते। दूसरी बात ये कि अगर 1 साल में आपके पास मान लीजिए कैपिटल गेन्स नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और आपके पास लॉस है, तो ये लॉस व्यर्थ, ये वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसे कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि अगले 8 साल में कभी भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो तो उसके सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कभी वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन एक यही बात हम डेट फंड के लिए भी करें। डेट फंड में किसी के पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो उसके एडजस्टमेंट अलग तरीके से होंगे जो इक्विटी के हैं उससे। हाँ, डेट फंड में अलग होते हैं, लेकिन डेट फंड में बेनिफिट क्या है कि अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के सामने तो सेट ऑफ कर ही सकते हो, प्लस लॉन्ग टर्म भी सेट ऑफ कर सकते हो। यानी कि वहां आपके लिए 2 साइड के। तो ये बड़ा चेंज है जो लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आपने इक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किया है तो आपको इक्विटी के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ मिलेगा। लेकिन आपने डेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किया है तो आप डेट के शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म लॉस का क्या? अब लॉन्ग टर्म लॉस में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो तो वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हैं, उसे आप शॉर्ट टर्म के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते। और उसकी वजह भी समझा दें, क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं डेट फंड में तो आपको जो टैक्स भरना होता है वो आपको अपनी स्लैब के मुताबिक भरना होता है। तो ऐसे में, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें लगता है 20% टैक्स, वो भी इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो जहां आप टैक्स कम दर से दे रहे हैं तो आप ज्यादा दर वाले टैक्स के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपने डेट में कहीं कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किया है तो वो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। ये जरूर ध्यान दें। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब आप छोटी छोटी चीजें समझ जाते हैं तो आपका रिटर्न काफी जबरदस्त हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर 5-7% आप टैक्स का बचा लें तो आप ये सोचिए ना, 5% टैक्स बचा मतलब आपकी कमाई 5%, जो कमाई का 5% है वो आप कंपाउंडेड बेसिस पर हर साल ज्यादा बचा पाएंगे। तो इसलिए ये एपिसोड आपने देखा, समझा। अगर इसे रिवीजन करना हो फिर से आप पहला कदम की साइट पर जाइएगा, हम इसे उस साइट पर अपलोड करेंगे। वहां पर एक बार फिर से आप देखिए, समझिए, आराम से सुनिए और देखिए कि आपके लिए किस तरह की डिविडेंड ऑप्शन लेना ठीक है, ग्रोथ ऑप्शन लेना ठीक है, डेट में किस तरह से लें, इक्विटी में किस तरह से लें, और वो टैक्स प्लानिंग करने के बाद आप अपना निवेश का सोचें। तो आज खास तौर से हमने टैक्स प्लानिंग को लेकर ये पूरा आज मुद्दा उठाया है और इस पर बातचीत की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, लेंगे उनके सवाल। बने रहिए हमारे। पहला कदम की मुहिम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं जो अपने अपने तरीके से हमें सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग हमें फोन करते हैं, कुछ पहला कदम की वेबसाइट पर जाकर सवाल डालते हैं, कुछ सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर सवाल लिखते हैं, और काफी दर्शक ऐसे भी जो बड़े हाईटेक हैं और सीधे ट्विटर पर हमसे सवाल पूछते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं एक दर्शक राजेश साहनी साहब। साहनी साहब की आय है 77,000 रुपए प्रति माह, 40 साल की उनकी उम्र है और 2031 तक यानी कि अब से 15 साल बाद उन्हें 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। और उनके फिलहाल निवेश जो है
वो आपकी स्क्रीन पर SIP की है उन्होंने 3,500 रुपए की एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में, और ऐसे ही कम से कम 5 या 6 SIPs उन्होंने की है। 10,000 रुपए PPF में डाल रहे हैं, LIC में 23,000 रुपए ये लगा रहे हैं। लेकिन जो इनके LIC है अर्नब, मैं बताऊं, 4 और 3 7 और 4 11 13 15 18 लगभग 20,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। 10,000 रुपए सालाना PPF में डाल रहे हैं। SIP जो है ये मंथली है सारी इनकी, तो 20,000 रुपए तो मंथली बचा रहे हैं, और 10,000 रुपए PPF में डाल रहे हैं सालाना, 23,000 रुपए LIC में। ये इन्होंने अपना भेजा है। लेकिन इस वक्त लाइन पर हैं वो, उन्हीं से पूछा जाए कि वो क्या जानना चाहते हैं। सानी साहब बताइए, आपका पोर्टफोलियो हमने देखा है, ये सारा डिस्कस किया, ये फैक्ट सही है, और क्या जानना चाहते हैं आप ये पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मेरा पोर्टफोलियो मैंने ये खुद बनाया है जी। काफी दिनों से आप लोगों का चैनल CNBC का शुक्रगुजार हूँ, काफी टाइम से देख रहा हूँ जी। तो उसमें जो भी आप लोगों के एक्सपर्ट आते हैं उनके अकॉर्डिंग तो ये मैंने कुछ चुन के इस पे SIP में अपना निवेश अभी चालू किया है जी। इसमें सर ये 20,000 रुपए अप्रॉक्स मैं SIP दे रहा हूँ, और बाकी जैसा आपने बताया। इसके अलावा सर एक 50 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस भी है, और करीब मैंने 1.25 लाख रुपए FD में भी किया हुआ है। ठीक बात है। चलिए देखो, आपका 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस है, वो तो एक तरफ छोड़ दें, वो तो अपने रिस्क कवर के लिहाज से आपने है। अब 20,000 रुपए महीने का आप बचा रहे हैं, और ये सारे इक्विटी फंड है, यानी कि साल का 2,40,000 रुपए जा रहा है आपका इक्विटी में, और 10,000 रुपए साल का जा रहा है इनका PPF में। अब इनका टारगेट अगले 15-16 साल में 1.25 करोड़ रुपए जुटाने का इरादा है। एक FD जरूर इन्होंने बताई 1.5 लाख रुपए की। क्या सफिशिएंट है ये इन्वेस्टमेंट, या थोड़ा बढ़ाना चाहिए अर्नब? आगे जाके थोड़ा तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से अमाउंट तो काफी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.5 लाख रुपए ये बचा रहे हैं साल का, ठीक है ना? तो 10 साल में इनके बचे 25 लाख, और 15 साल में इनके बचे लगभग 37.5 40 लाख मोटा मोटी मान ले, प्लस इनकी FD वगैरह ये दूसरी सब है। तो ब्रॉडली इनकी सेविंग अगर अभी ये नहीं भी बढ़ाए तो सेविंग ही 45 लाख हो गई। 15 साल में आराम से दुगुने से ज्यादा तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 1.25 करोड़ रुपए जो इनका इरादा है, सानी साहब उस दिशा में आप एकदम परफेक्ट बढ़ रहे हैं, राइट? यानी कि देखिए, अमाउंट के हिसाब से अभी तो आ जाएगा, एक गोल आ जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि शायद आगे जाते वक्त उनको अपना ये 1.25 करोड़ का फिगर को भी रिवाइज करना पड़े, इन्फ्लेशन के हिसाब से कुछ भी होगा। 1.25 करोड़ इनको काफी लग रहा है, लेकिन 15 साल बाद 1.25 करोड़ मानिए 5 साल 7 बाद आपको लगे कि थोड़ा बढ़ाना पड़े, तो इस हिसाब से आपका एक प्लान तो होना ही चाहिए कि आप धीरे धीरे करके ये रकम को भी थोड़ा बढ़ा लें। अच्छा, और जो ये फंड है एक्सिस, टाटा, मिरेई, फ्रैंकलिन, DSP और HDFC के अलग अलग फंड है, मोटा मोटी ये फंड ठीक दिख रहे हो? ये भी जानना चाहते हैं कि इन्होंने फंड ठीक ही चुने हैं ना? देखिए, फंड के लिहाज से फंड अच्छे हैं, यानी कि पहले फंड 2 देख लीजिए, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और वो टाटा का टैक्स सेवर, ये दोनों टैक्स सेविंग फंड है, तो वो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। लेकिन उसके बाद जो काफी सारे फंड है, उसमें मैं ये देख रहा हूं कि इसमें स्मॉल और मिड कैप का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि ये पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल और मिड कैप की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो एक चीज इनको सिर्फ करनी चाहिए कि इसमें से एक स्मॉल कैप या मिड कैप फंड बेच के एक लार्ज कैप फंड, या फिर एक नई SIP अगर आगे चल के शुरू करने की ये सोचें तो फिर एक लार्ज कैप फंड में कर लीजिए। लार्ज कैप फंड के इस पोर्टफोलियो में जुड़ना जरूरी है। ठीक बात है। तो सानी साहब, आपने एकदम परफेक्ट प्लानिंग की है। जो आपने कहा कि CNBC आवाज को देखकर सुनकर, उनके यहाँ पर हमारे अर्नब जैसे एक्सपर्ट्स भी हैं, उनकी राय सुनकर आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो एकदम परफेक्ट है। मुझे तो एक्चुअली आपको बताऊं ईमानदारी से कि मुझे लग रहा है आपका जो 1.25 करोड़ रुपए का टारगेट है 2031 का, उससे कहीं ज्यादा पैसा आपका बनना चाहिए, क्योंकि 15 साल में अगर इक्विटी यहाँ से 3 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें। 4 गुना अगर आपकी हो गई और आप बचाएंगे लगभग 40 लाख, तो आपको आराम से 1.5-2 करोड़ रुपए तो मेरे हिसाब से बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो परफेक्ट है, बढ़ा सके तो और बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट। चलिए अगले दर्शक के सवाल लेते हैं। मनीष शर्मा साहब ने हमें फेसबुक पर आगरा से सवाल भेजा है। उम्र है उनकी 30 साल, पेंशन फंड में निवेश करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि 30 साल की उम्र में ही ये ऐसा सोच रहे हैं कि पेंशन की तैयारी कर रहे हैं। 60 साल की उम्र जब इनकी होगी तब ये चाहते हैं लाख रुपए महीना इन्हें पेंशन मिलती रहे। अब ये चाहते हैं कि कितना पैसा हर महीने लगाया जाए अर्नब, ताकि इन्हें जब 60 साल की उम्र, अब से 30 साल बाद लाख रुपए ये कमा सके महीना पेंशन के तौर पर। तो अभी से सेविंग कितनी शुरू कर दी जाए? देखिए, अभी
नॉर्मली क्या होता है कि पेंशन कैसे मिलता है कि आपको एक फिक्स्ड कॉर्पस में से आप एक रेगुलर इनफ्लो करते हैं। अब ये कितना आउटफ्लो आएगा वो 30 साल के बाद इंटरेस्ट रेट्स क्या है उस पे बेस्ड होगा, लेकिन अब से कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स काफी कम होंगे 30 साल 5%, 4%, 4 से 5% मान लें। लेकिन अगर उस प्रकार का अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता हो, यानी कि आपको सालाना 12 लाख रुपए चाहिए, तो उस हिसाब से आपके लिए एटलीस्ट 2 करोड़ का कॉर्पस होना जरूरी है। तो अभी इनका 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना है इन्हें 30 साल में। 30 साल में, ठीक है। अगर समझिए इक्विटी पेंशन स्कीम में ये कहीं पैसा लगाए या ऐसे फंड में पैसा लगाए, तो 30 साल में कितना आप मानेंगे कि इक्विटी 6 गुना हो जाएगी? 5 गुना? हाँ, 5 गुना सेफ साइड, ठीक है। सेफ। तो यानी कि 40 लाख रुपए इनको निवेश करने हैं अगले 30 साल में, राइट। तो साल के अगर ये इस वक्त 2-2.5 लाख रुपए भी बचा पाए तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा। वो तो काफी सफिशिएंट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से उनको क्या एक स्ट्रैटेजी एडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत यंग है। तो अभी उनको पेंशन प्लान की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए, इक्विटी फंड में डालना चाहिए। इक्विटी फंड में डालना चाहिए, क्योंकि पेंशन प्लान क्या होता है, पेंशन प्लान कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें बहुत सारा हिस्सा डेट में चला जाता है, तो वो आपका ओवरऑल रिटर्न कम कर देता है। तो मेरे हिसाब से इनको वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेज जिसे हम इसे कहते हैं, उस समय में इक्विटी फंड्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए, और जैसे ही 55-56 हो तब धीरे धीरे करके पैसा डेट की तरफ मुड़ लेना चाहिए। मनीष जी, 10 से 15 हजार रुपए महीना SIP अभी से शुरू कर दीजिए। आपके टारगेट्स जो 60 साल की उम्र में लाख रुपए महीने की कमाई आप करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिक्स इनकम से, और वो भी अगर 5% की ब्याज दरें उस वक्त रहें, तब भी आप कर पाएंगे। इतनी छोटी बचत, देखिए ये कितनी बड़ी बात है। अर्नब के 60 साल की उम्र में 2 करोड़ रुपए चाहिएगा इन्हें, और उस 2 करोड़ रुपए को कमाने के लिए अभी महीने का मुश्किल से 10,000 रुपए बचाना है। एक्चुअली इतनी छोटी अमाउंट है। एक्चुअली 3-4 हजार से भी इनका टारगेट शायद हो जाए। हम तो सेफ साइड पर कह रहे ताकि कि हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए 30 साल बाद मंथली 1 लाख की वैल्यू बहुत कम होगी, राइट। तो मैं मान के चलता हूं कि इनको अगर एक्चुअली उस समय भी अच्छा इनकम चाहिए जिससे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, तो ये उनको आगे जाके बढ़ाना होगा। इसलिए 10,000 ये तो जो बात हम सानी साहब के लिए भी कह रहे थे और मनीष जी के लिए भी कह रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए, क्या होता है बहुत सारे दर्शक ये चीज करते हैं कि अभी आपकी जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको लगता है कि लाख रुपए महीने का आएगा तो मैं आराम से गुजारा करूंगा। वो सोचना ठीक है, लेकिन वो आज के हिसाब से सोच रहे हैं 30 साल बाद उस लाख रुपए की वैल्यू 10,000 भी नहीं होगी। तो आप जब प्लानिंग करें ना, तब ये सोचकर करें कि 30 साल बाद वैल्यू रुपए की घटने वाली है, और उस लिहाज से आपको अमाउंट जो लगेगा वो कहीं ज्यादा लगेगा, और फिर जब आप बचाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अभी से इन्वेस्टमेंट की जो शुरुआत होगी वो बड़े अमाउंट की होगी। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे दर्शक और हमारे साथ में उनके कई सारे सवाल हैं, उनके जवाब लेंगे और बात करेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पर इस ब्रेक के बाद। और पहला कदम में वक्त है दर्शकों के सवाल लेने का। इंदौर से फेसबुक पर सवाल भेजा है हमें अमित जैन साहब ने, और उनका सवाल है टैक्स को लेकर। उनके पास 1-2 शेयर हैं और उन्हें 1 साल के भीतर वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं बेच देता हूं और इनमें से एक शेयर में हुआ फायदा और दूसरे में हुआ नुकसान, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो फायदा और नुकसान दोनों, वो एक्चुअली जो मामला हम बार बार कह रहे थे ना पहले इस एपिसोड में कि सेट ऑफ वाले मामले को अच्छे से समझ लीजिए, एग्जैक्टली सेट ऑफ पर ही इनका सवाल है। और ये काफी सारे लोगों को होता है कि कहीं आपने गेन कर दिया, कहीं आपने लॉस कर दिया। इसमें इसका सॉल्व करने का सॉल्यूशन सिंपल है। गेन को का एक टोटल ले लीजिए, इसमें एक ही शेयर है, तो एक गेन होगा एक लॉस होगा, दोनों को प्लस माइनस कर नेट कर दीजिए, और जो फिगर आया वो आपका नेट फिगर होगा। यानी कि गेन अगर लॉस से ज्यादा है तो उस पर आपको 15% भरना पड़ेगा, अगर लॉस गेन से ज्यादा है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 8 साल के लिए। लेकिन जैन साहब ये सिर्फ तभी होगा जब आप 1 साल के भीतर करें। अगर आपने शेयर को 1 साल से ज्यादा रख लिया तो फिर आपके लिए टैक्स लायबिलिटी बदल जाएगी, क्योंकि फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो गेन हो रहा है वो तो 0 है, ठीक है, और लॉस हो रहा है उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो अगर आपको गेन और लॉस को सेट ऑफ करना है तो वो 1 साल के भीतर ही कर ले। ऐसा ना हो कि आपने गेन 1 साल पहले बुक कर दिया और लॉस थोड़ा दूसरे साल में चला गया, तो गेन पे तो टैक्स भरना पड़ेगा, लॉस का भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो दोनों चीजों को साथ में ध्यान रखकर
और थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर से एपिसोड पूरा जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी हम सुशील सेमवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। बहुत ही खूबसूरत शहर है। सुशील जी पूछिए सर अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। जी सर। एक्चुअली मेरा सवाल म्यूचुअल फंड के बारे में था। मैंने ईमेल भी किया है, कुछ फंड मैंने आपका प्रोग्राम देख के ही चूज किए हैं सर। जी आपकी डिटेल्स हमारे पास है, सारे फंड्स की आपकी डिटेल्स है, जो फंड्स आपने चूज किए, SBI, IDFC, HDFC, फ्रैंकलिन, ये सारे फंड्स की डिटेल हमारे साथ है। पूछिए सर क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? सर ये सब मैंने आपका प्रोग्राम देख के ही चूज किए हैं जी। और मेरा गोल्स भी मैंने दिए हुए हैं। जैसे 5 साल में मुझे लगभग 50 लाख चाहिए और उसके बाद 2024 यानी 10 साल में 30 लाख और लगभग 15 साल बाद लगभग रिटायरमेंट पर्पज के लिए ये लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। यानी कि टोटल मिलाकर आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी आगे चलते हुए, राइट? जी, और ये जो फंड्स हैं ये लगभग 2013 से मैंने कंटिन्यू रखे हुए हैं। ठीक बात है। चलिए तो टोटल मिलाकर आप इस वक्त जो कर रहे हैं निवेश, 2-3 टोटल कितना इस वक्त आपका SIP में जा रहा है? लगभग 15,000, 27,000 जा रहा है। 27,000 आपका जा रहा है SIP में, इक्विटी फंड में। PPF आप हर महीने 1,000 रुपए का कर रहे हैं और रेकरिंग डिपॉजिट 2,000 रुपए की महीने की आप कर रहे हैं। तो ये ब्रॉडली इनका 35,000 रुपए की सेविंग है एक तरह से महीने की। अब 3 साल पहले से इन्होंने सेविंग शुरू कर दी है। सुशील जी जानना ये चाहते हैं कि पहला लक्ष्य तो इनका है कि 2020 में बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए जरूरत पड़ेगी। 2013 से 2020 यानी कि 7 साल का इनका होगा और हर साल का आप निवेश लगभग 5 लाख रुपए के आसपास मानकर चलें, 35-40 हजार रुपए होगा तो यानी कि 4.5 से 5 लाख रुपए इनका निवेश हो गया एक तरह से। 5 लाख और 8 साल में इन्होंने बचाए 40 लाख रुपए, राइट? ब्रॉडली 40 लाख रुपए की इनकी सेविंग हो गई। अब इस सेविंग के सामने इन्हें टोटल चाहिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए। वो 2020 में चाहिए 50 लाख, 2024 में 30 लाख और चाहिए और 2030 में 1 करोड़ रुपए चाहिए। ये सफिशिएंट होगा क्या? मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट नहीं होगा, थोड़ा कम पड़ेगा। इसमें क्यों सफिशिएंट नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही आप 2020 के पास आएंगे उस समय तो हो जाएगा, लेकिन पैसा जब निकालेंगे हाँ तो आपका बेस कम हो जाएगा। तो ये बेस कम हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप ऐड करते हैं तो लेकिन नेक्स्ट गोल के बाद वापस एक बार फिर बेस कम हो जाएगा। तो इसमें पहला गोल तो अचीवेबल है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। पहला गोल अचीवेबल हो सकता है। 2024 में जो 30 लाख उन्हें चाहिए वो भी शायद अगले 4 साल के थोड़ा बहुत बचत और जो इसमें से कुछ पैसा बचेगा वो मिलाकर आप 80 लाख तक तो सुशील जी लगता है आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद 2030 में आपको रिटायरमेंट के लिए जो 1 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए लगता नहीं कि ये फंड सफिशिएंट है। फिर आपको बचाना इसमें क्या होता है कि ये ट्रेड ऑफ होगा। हाँ, कि आप पूरी कोशिश करके ये शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव कर लेंगे तो उसका नुकसान आपको पीछे से आएगा। तो एक चीज और ये है कि अब आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना? ये सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा सुशील जी। और दूसरा सुशील जी का सवाल ये भी है कि NPS क्या है, ये NPS के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम एक रूट है जिसमें आप अपने पेंशन के लिए प्रोविजन कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड या कहीं और इन्वेस्ट करें वैसे भी NPS में आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और तीसरा इक्विटीज। और उसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप इन इलाकों में इन्वेस्ट करके ये इन्वेस्टमेंट पर जो आपका रिटर्न आएगा उस हिसाब से जब आप रिटायर हो तो उसमें से पेंशन मिलेगा। यानी कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो पूरा मार्केट लिंक्ड है इक्विटी और डेट के हिसाब से। तो ये एक नया जरिया है जिसके हिसाब से आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आप यूज कर सकते हैं, उसमें टैक्स बेनिफिट भी है इन्वेस्ट करते समय। बिल्कुल। सुशील जी आपकी चूंकि कमाई महीने की 52,000 रुपए है, सैलरी कमाते हैं आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सैलरी हर साल बढ़ेगी। निवेश भी थोड़ा बढ़ाइए क्योंकि आपके जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है अगले 2020 से लेकर 2030 के बीच में, वो इस सेविंग से अब आप कितनी बढ़ा पाएंगे देखना होगा। क्योंकि 35-37 हजार रुपए तो आप बचा ही रहे हैं, अब इससे ज्यादा कितना बचा पाएंगे। लेकिन अगर साल दर साल थोड़ा थोड़ा निवेश बढ़ाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि पहले 2 टारगेट तो आपके हासिल हो जाएंगे इस बचत से। तीसरा जो आपका 30 लाख 2030 में 1 करोड़ रुपए बचाने का इरादा है उसमें थोड़ा डाउट लगता है, तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी सेविंग के लिहाज से। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। भोपाल से श्रुति सक्सेना ने हमें सवाल भेजा है
और वो ये कह रही कि उनके पास इस साल अप्रैल से 2 लाख रुपए अगले 3 साल तक के लिए मनी बैक पॉलिसी से आने वाले हैं और उनकी उम्र है 45 साल। उन्हें फिर से निवेश करना है, 3 लाख रुपए आएंगे, लमसम निवेश करना चाहती हैं और 15 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं, यानी 45 साल की उम्र है, 60 साल तक उन्हें पैसे की दरकार नहीं है। तो इन 3 लाख रुपए को कहाँ लगाया जाए ये जानना चाहती हैं। देखिए, अगर आप ये 15 साल का निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा रिटायरमेंट प्लानिंग को भी अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि तब आप 60 इयर्स के हो जाएंगे। और इस प्रकार के माहौल में जब आपके पास 15 साल है तो मेरे हिसाब से आपको अराउंड 60-65% इक्विटी की तरफ एलोकेट करना चाहिए और बाकी 30-35% डेट के लिए। अगर पैसा अभी आ रहा है तो अभी अप्रैल में आ जाएगा पैसा, ये यानी कि उस समय अप्रैल में थोड़े 3 महीने बचे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड का ऑप्शन हो 15 साल के लिए तो डेट का जो पार्ट है वो आप सीधे उस लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री ताकि एक आपका लॉक हो गया, पैसा लॉक हो गया हायर इंटरेस्ट रेट पर, और बाकी का आप नॉर्मल इक्विटी फंड्स में यूज कर सकते हैं। पर ये प्रोपोर्शन जरूर एक ऑप्शन और किया जाएगा, जैसे आप ये इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि 60-65% इक्विटी में रखें, बाकी डेट में रखें, तो एक कोई अच्छे बैलेंस फंड 2-3 ले लें, वो भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि 3 लाख रुपए हैं तो 3 बैलेंस फंड में डाल दिया तो मोटा मोटी आपका 60% के आसपास और एवरेज 60-70% इक्विटी में रहेगा और 15 साल का व्यू है तो दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर उस समय आपको अगर आपके पास कोई अच्छा बॉन्ड ऑफरिंग ना हो, क्योंकि अप्रैल है इसीलिए। हाँ, अप्रैल में जनरली आते नहीं है, जनरल आते नहीं, ये सारे सेकंड हाफ में होते हैं। तो अगर आपके पास वो ना हो तो आप सीधा 2-3 अच्छे बैलेंस फंड ले लीजिए। बैलेंस फंड आपका पूरा एक्सपोजर भी खत्म कर देगा। परफेक्ट है। तो और वो उससे आपका पूरा काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ी थोड़ी देर कुछ करना नहीं होगा। आइडिया यही है कि क्योंकि नजरिया लंबा है, एक बार इन्वेस्ट करके आपको सिर्फ बीच में थोड़ा मॉनिटरिंग और बॉन्ड फंड में भी अगर टैक्स फ्री बॉन्ड मिल जाए अगर गलती से नहीं तो फिर वो जिसने सबसे ज्यादा लंबी ड्यूरेशन वाला है वही लीजिएगा। अगर 10 साल वाला है, 15 साल वाला है तो या तो 15 साल के टैक्स फ्री बॉन्ड लेकर रख लें, 40% पैसा 35% पैसा उसमें डाल दें, बाकी का आप इक्विटी में डाल दें। और अगर वो ना कर पाए उस वक्त ऐसा ना हो जब पैसा आपके हाथ में है, एक बार फिर से हमें सवाल पूछ ले, हम आपकी तब भी मदद करेंगे। और श्रुति जी कुछ नहीं तो फिर आप 3 अच्छे बैलेंस फंड खरीद ले, 1-1 लाख रुपए उन तीनों फंड में डाल दें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उसकी कमाई भी आपके लिए टैक्स फ्री होगी। बैलेंस फंड इक्विटी फंड माने जाते हैं और कमाई टैक्स फ्री है, डिविडेंड टैक्स फ्री है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। चलिए, तो ये थे हमारे दर्शकों के सवाल जिनके जवाब देने की हमने कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि आज म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन का जो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है उसको हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा और आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में इसे जरूर ध्यान में रखें। फिलहाल अर्नब, विदा लेने का वक्त है। शुक्रिया आपका। और पहला कदम के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ और अगले हफ्ते भी कुछ बेहतरीन टॉपिक्स हैं हमारे पास जो हर एक निवेशक को जानना बेहद जरूरी है। तो जुड़िएगा हमारे साथ अगले हफ्ते फिर से पहला कदम में। इस वक्त दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।